अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल माजिद चौधरी। बच्चों की सेहत, माँ की सेहत और बहुत सारे ऐसे मिथ और सवालात जो आपके जहन में हैं, माशरे में ऐसे हैं जिनकी वजह से एक कन्फ्यूजन रहती है कि ये करें या ना करें। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको आज सुनने के बाद आपको बड़ा लाइटर फील होगा और आपके बच्चे की हेल्थ और आपकी हेल्थ के लिए इंशाल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट रहेगी। आई रिकमेंड कि आप इसको पूरा सुनें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे और आज हमें जो कुछ भी नॉलेज आपके पास है आप दे के जाएंगे। जी इंशाल्लाह जरूर। कहते हैं इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इब्तिदा से शुरू करते हैं। जब हमल के दौरान बच्चा माँ के पेट में है तो कहते हैं जो माँ खाएगी ना वो बच्चे को लगेगा, तो इसलिए अब तुम देसी घी खाओ, अब तुम अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी चीजें खाओ ताकि बच्चे को लगे और बच्चा भी अच्छा खासा तगड़ा पैदा हो। क्या ये दुरुस्त है, सच है और ऐसा होता है? हाँ आसिफ भाई, बात ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसको मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा कि जो एक लेटेस्ट रिसर्च है, जो आजकल जो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, ये जो है हमारे मुल्क में जो है काफी सारे लोगों को, खास करके पेरेंट्स को वो आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट 1000 डेज का मतलब ये है कि जब माँ कंसीव करती है, मतलब जब हमल ठहर जाता है, उससे लेके और जब बच्चा 2 साल तक होता है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो कहते हैं कि बहुत क्रूशल होता है किसी भी बच्चे की सेहत के लिए और उसकी आइंदा जिंदगी के लिए। तो जो आपने क्वेश्चन देखे किया है कि हमल के दौरान, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें देखें वो जो पहला जो बच्चे ने बनना ही उस टाइम शुरू करना है। अगर उस टाइम माँ की जो सेहत और माँ की ग़िज़ा ठीक होगी तो डेफिनेटली वो जो कहते हैं ना फाउंडेशन, जो बुनियाद है वो सही बनेगी। अगर देसी घी का है, मैं कहता हूँ जी कि जो माँ को, बल्कि हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है कि माँ को, ये तो आप कह रहे हो ना, मैं तो कहता हूँ कि बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। ये नहीं हर चीज़ की एक्सेसिवनेस नहीं है। आप देसी घी भी खा सकते हैं, मक्खन भी खा सकते हैं, फ्रूट, सब्जियां, दालें, गोश्त, अंडा। यहाँ पे जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो उल्टा है। यहाँ पे हमें जो होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस भी, कि माँ को चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। अच्छा, कि ये नहीं खाना, बच्चे को नुकसान हो जाएगी, है परहेज कर देना है, वो ज़्यादा परहेज की तरफ ले जाते हैं। तो जो आप कह रहे हैं तो उसमें खैर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन ये है कि जो नॉर्मल है, ये अच्छी फैट है, देसी घी, इट्स गुड। क्या है ये यानी डायरेक्टली बच्चे पे असर होता है इसका? देखिए डेफिनेटली, देखिए आप ये चले एज ए, मैं डॉक्टर आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चा पैदा होता है, जो बच्चा ग्रो करेगा वो माँ की ग़िज़ा से ग्रो करेगा। जो बच्चे और माँ के दरमियान एक जो कुछ वेसल्स होती हैं जो ब्लड लेके जाती है, जो माँ जो न्यूट्रिशन खाती है, वो न्यूट्रिशन उन खून की नालियों से बच्चे में जाती है और उससे बच्चा ग्रो करता है। तो जितनी क्वालिटी की ग़िज़ा माँ खाएगी उतनी क्वालिटी का बच्चा ग्रो करेगा। ये तो बड़ा कॉमन चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि माँ 9 महीने के इस प्रोसेस में बीमार भी हो सकती है, उसे चोट भी लग सकती है, कट लग सकता है। क्या ऐसी अद्वियात हैं जो माँ हमल के दौरान खा सकती है और कौन सी दवाइयाँ उसको अवॉइड करनी चाहिए? अगर वो दवाइयाँ खा ली जाएंगी तो बच्चे पे क्या असर आ सकता है? क्या कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है बच्चे में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये मेरा ख्याल है हमारी जो माओ बहनों को ये पता होना चाहिए, और ज़्यादातर वैसे पता भी होता है कि जो ड्रग्स है ना, इनका बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स इफेक्ट हो सकता है फीटस पे। जो बच्चा माँ के पेट में, उसको फीटस कहते हैं, जो नज़ायदा जो अंदर बन रहा होता है। तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो परहेज़ कराते हैं माओ को, दवाओं से बहुत ज़्यादा बचाते हैं। हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी हो तो कोई दवाई, और वो भी अपने जो गायनाकोलॉजिस्ट है उसके मशवरे से ले, खुद कोई दवाई नहीं खानी। जो सेफेस्ट दवाइयाँ आप कहने के पैनाडोल आप ले सकते हैं, या अगर एंटीबायोटिक है तो उसमें अमोक्सिल या ऑगमेंटिन, ये सबसे सेफेस्ट ड्रग्स है। इसके अलावा कोई भी अगर आपने दवाई लेनी है तो वो अपने गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे से लें, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनको हम कहते हैं कि उनके ट्रेटोजेनिक का मतलब होता है कि अगर वो खाएंगे तो बच्चे के अज़ा जो है वो मुतासर हो सकते हैं,
किसी का हो सकता है कि बाजू ना बने, किसी की टांग ना बने, तो किसी के हार्ट पे इफेक्ट आए। तो ये देयर आर सो मेनी। क्या क्लब फुट भी इसी का कोई फैक्टर हो सकता है? क्लब फुट बेसिकली ड्रग का इफेक्ट तो नहीं होता, उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। तो क्लब फुट बेसिकली होती है कि उसकी जो पोजिशनल चेंज, वो अगर खुदा ना खास्ता माँ के पेट में पानी कम है तो उसका प्रेशर पड़ रहा है बच्चे पे, तो उसकी वजह से, या अगर एक बीमारी बच्चों में होती है जिसमें कहते हैं कि जो पीछे फोड़ा होता है, बैक पे जो फोड़ा आर्म्स बाने, हम उसको मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं। तो उस फोड़े की वजह से जो नीचे का धड़ है वो बच्चे का क्योंकि अफेक्ट होता है, तो उससे क्लब फुट भी हो सकता है। और उसमें उसमें आप तो इसमें एक ड्रग ऐसी है कि जो मैं कहता हूँ वो माओ को सारी प्रेगनेंसी में खानी चाहिए। वो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी माँ जब भी ख़वातीन में या खातून में हमल हो, तो वो फोलिक एसिड गोली जो है वो ज़रूर खाएं। वो खास करके पहले ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो ज़रूर उसको खानी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जो बैक पे जो स्पाइन में होता है, पिछली जो हराम मगज़ का जो फोड़ा होता है, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि उसके बाद में बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स इफेक्ट होते हैं बच्चे पे भी, और उसके बाद फिर फैमिली पे भी, क्योंकि नीचे धड़ जो है माजूर हो सकता है। उसके बाद बाज़ दफ़ा उसमें सर में पानी भी पड़ सकता है बच्चे के। तो वो इन चीज़ों से जो जिसके बाद शंट वगैरह डलते हैं, जिसके पे शंट डल। अच्छा, मैं आगे इससे बढ़ता हूँ। मुझे ये बताइएगा, अब आ जाता है बच्चे की पैदाइश का वक्त। हमें तो नहीं पता कि क्या प्रोसेस बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे सी सेक्शन से पैदा हो रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक बच्चा जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है और एक बच्चा जो सी सेक्शन से पैदा हुआ है, दोनों में से क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसकी अच्छी है? तगड़ा बच्चा कौन सा है? देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नॉर्मल फिनोमेना उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल जो SVD जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसको वो एक स्ट्रेस से गुजरता है। तो जब नॉर्मल यूट्राइन से वो बाहर आता है, सर्विक्स से आता है, उसका प्रेशर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे के फेफड़े का जो पानी है वो निकल जाता है। तो वो और उसकी वजह से जो होता है वो बच्चे की जो ब्रीदिंग है वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, सांस रुकता है, मिलता है। सी सेक्शन वाले बास बच्चों में ये जरा एलिमेंट रहता है कि वो 1-2 दिन तक उनके वो फेफड़ों में पानी रहता है। तो बाकी ये, लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसी इंडिकेशन है कि जिसमें सी सेक्शन ज़रूरी है, तो उसको कभी भी ट्रायल नहीं देना चाहिए। क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस एक कंडीशन होती है कि अगर जिसमें एमरजेंसी सी सेक्शन हमारी गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं, और वो होता ही है कि बाज़ जो पेरेंट्स हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, हमें आप नॉर्मल डिलीवरी करें। तो वो जब एक तो फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि बच्चे के ऊपर दिमाग और दिल पे प्रेशर आ रहा है किसी भी वजह से। जब आप उसको अगला स्ट्रेस देंगे नॉर्मल डिलीवरी का, तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसको एक बोलते हैं एस्फिक्सिया हो जाना, कि बच्चे को सांस नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर टाइम होता है ना, जो पहला मिनट होता है या पहले 5 मिनट, उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा माजूर होने का खदशा होता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये गायनेकोलॉजिस्ट ने ही डिसाइड करना होता है कि आया नॉर्मल डिलीवरी होनी है या सी सेक्शन होना है, उस माँ के लिए या उस बच्चे के लिए क्या चीज़ बेहतर है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब बच्चा पैदा हो गया, अब आ गई बारी बच्चे की खुराक, और वो है दूध। और माँ के दूध का तो कोई नेमल बदल नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल है। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन होती है कि माँ का दूध बच्चे को छुड़वाया जाता है या नहीं दिया जाता? हमारे यहाँ तो ये मिथ है जी, इसका दूध जहरीला है। बाज़ औक़ात तो उसको बाकायदा तौर पे निकाल के कप में डाल के कोई अंदर मक्खी वगैरह डाल के देखते हैं, मर गई, अब इसको नहीं देना। ये मिथ सो रहे हैं यहाँ। अच्छा, अब क्या ऐसी कंडीशन है कि माँ का दूध बच्चे को नहीं देना, और उस माँ के दूध का बेहतरीन मुतबादल क्या है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। और उसमें देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखें, मैं हमेशा जो अपनी माँ को बताता हूँ वो ये है कि सिर्फ अब सूरा बकरा पढ़ ले, ठीक है, सुभान, उसमें क्लियर अल्लाह का हुक्म है, और किसी इंसान का भी अल्लाह का हुक्म है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती, एक्सेप्ट कुछ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो
असल में जब हम पहले ही वो माँ को इस तरीके से वो गाइड कर देते तो माँ कोशिश करती है कि फिर हम दूसरे दूध पे चले जाए, वो कोई एफर्ट्स नहीं करती। तो पहली बात तो ये है कि सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशंस है वो ये कि अगर खुदा ना खास्ता माँ कोई कैंसर, अल्लाह ना करे किसी खातून को कैंसर है, वो उसकी ड्रग ले रही है, या माँ को एड्स की बीमारी है, इन दोनों सूरतों में वो जो है हम ये एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन होती है कि हम कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। और तीसरा, अगर माँ की निपल पे एक हर्पीस वायरस होता है, वो एक लीजन होती है या किसी जल्दी वायरस होता है, कि अगर माँ बच्चा वो दूध पिएगा, वो छाती को मुंह लगाएगा हर्पीस वाली ब्रेस्ट को, तो बच्चे को भी वो बीमारी होने का खतरा है। तो ये 3 कंडीशन है जिनमें हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें दूध कड़वा नहीं होता, जहरीला नहीं होता। बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना कड़वा होता है ना जहरीला होता है। ये टोटल मिथ्स है, इनको खत्म करना चाहिए और माँ के दूध को प्रमोट करना चाहिए। इसका मुतबादल क्या है फिर, अगर वो 3 कंडीशंस में है कोई कंडीशन, माँ के दूध का परफेक्ट मुतबादल क्या है? देखिए ये 2-3 कंडीशन बड़ी रेयर है, ठीक है। तो जो मेरे वही है बात ये कि मुतबादल जो होता है वो बड़ा आसान हमारे लिए। हम आप कहेंगे जी कि आप ये दूध है फलां कंपनी का दूध, ये दे दे, खुश्क मिल्क दे दे, क्योंकि गाय और भैंस का दूध यूजुअली हम 1 साल तक रिकमेंड नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि जो गाय और भैंस के दूध में जो प्रोटीन्स होते हैं, जो अज्जा होते हैं, वो माँ के दूध की अज्जा से डिफरेंट होते हैं। इसको कहते हैं स्पीशी स्पेसिफिक, कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो बच्चा पैदा किया है उसके लिए दूध भी उसका माँ के का उसी के मुताबिक है। तो हम जब उसकी जो अंतड़ियाँ नाजुक होती हैं उसमें अगर जब हम वो गाय भैंस का दूध जिसमें हाई प्रोटीन होती है वो देते हैं, तो फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होने का खदशा है, जिसमें कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे की जो अंतड़ियों में थोड़ा सा एलर्जी होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो अनीमिया जो खून की कमी भी हो सकती है। तो 1 साल तक तो हम वो अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए फिर अगर बहुत कोई मजबूरी हो तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो दूध अवेलेबल है, जो खुश्क दूध है, जो उन्होंने अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने माँ के दूध के बराबर जो है उसको मॉडिफाई किया हुआ है, तो फिर उसमें से प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। बट आई थिंक उनको हमें डिस्करेज करना चाहिए, हमें ज़्यादा प्रोमोट ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए माँ का दूध। और अब मैं यहीं से एक बात शुरू कर लेता हूँ कि शायद माओ को ये लगता है, पहली दफ़ा जिनको औलाद की नेमत से अल्लाह ताला नवाज़ा, उन्हें ये लगता है कि माँ अपने बच्चे को छाती के साथ लगाएगी, बच्चा दूध पीना शुरू कर देगा। बट इन रियल इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क, इसमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये उन्हें लगता है कि शायद 1-2 दफ़ा कोशिश करने से कि शायद ये हो नहीं रहा तो ये बच्चा नहीं पिएगा और इसको नहीं पिलाना, तो हम दूसरा दे देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और मैं कहता हूँ ये 99% जो आपकी बात है, आपने बिल्कुल ऐसी उसकी रीज़न है ये। और ये समझना, मैं कई 99% में से ऐसी हैं जिन्होंने छुड़वा दिया हुआ है, नहीं पिला रही बच्चों को। एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। और उसकी देखिए वो भी हम हर अपने जो माँ बहनों को बताते हैं कि देखिए जो पहला 2-3 का जो दूध होता है ना 48 आवर्स, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, वो बहुत गाढ़ा होता है। जिस तरह मैं पंजाबी दसा कि गांव में सुनती है तो वो बोली जिन्होंने कहते हैं, ठीक है ना, बोली एक बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे देहात में कि वो देखिए गाढ़ा होती है ना, ठीक है। अब जो माँ का दूध भी, माँ भी इज अ मैमल, मदर जो है वो भी एक अल्लाह ताला की जो ये मैमल्स है, हम भी जो इंसान हैं उसी में शामिल है। तो जो पहले 2 दिन का दूध होता है गाढ़ा, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। लेकिन जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है, कोलेस्ट्रम बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही यूजफुल मिल्क है बच्चे के लिए। उसमें क्या होता है कि बहुत सी अल्लाह ताला की तरफ से एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज जो बच्चे के लिए कुछ फर्क पड़ाती है वो शामिल होती है। वाह वाह। और अगर थोड़ी सी माँ जो है वो, या उसके साथ कोई ऐसी दाई है LHV वगैरह जो एक्सपीरियंस लेडी है, वो अगर साथ बैठ जाए और वो माँ को पोजीशनिंग बेहतर करे कि देखे कि आपने बच्चे की पोजीशन ऐसी करनी है, तरीके से आप साथ लगाएंगे तो मिल्क आएगा। तो वो देखिए एक और बात जो मे भी शायद आपको पता ही हो कि ये एक ना रिफ्लक्स होता है।
अगर बच्चा माँ की छाती को मुंह लगाएगा तो उधर से स्टिमुलस जाएगा ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन से फिर एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। इसको बोलते हैं मतलब जो लैक्टेशन रिफ्लक्स जो होता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क बनाता है। फिर आगे जो छाती में एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो मिल्क को बाहर निकालता है। तो ये रिफ्लक्स तब होता है जब बच्चा छाती को मुंह लगाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि बच्चे ने दूध लगाया छाती को और दूध नहीं आया, अकॉर्डिंग टू द मदर, जी जारी बात है दूध गाढ़ा था, वो माँ समझती कि नहीं आया, बच्चे को उसे फौरन बॉटल फीडिंग कर दी। तो अगर आप कहते हैं कि 3-4 घंटे माँ का दूध नहीं निकालेंगे तो ये रिफ्लक्स जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो माँ का दूध कम होने के बाद खुश्क हो जाएगा। तो ये फिनोमेना ये समझना जरूरी है कि आपने बच्चे को हर 2 से 3 घंटे के बाद माँ की दोनों छातियों पे लगाना है और 5-5, 10-10 मिनट आप लगाएं तो तब ये रिफ्लक्स अच्छा इनिशिएट होता है और दूध अच्छा बनेगा। देखें ना, क्या खूबसूरत मालूमात आपने दी। उम्मीद है कि इससे मदर्स को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अब बच्चा आपने बता दिया 2 साल तक उसने दूध पी लिया, वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब वो खेल रहा है। द कॉमन कंप्लेन ऑफ द मदर्स इज हमारा बच्चा खाता कुछ नहीं है, सब खाता कुछ नहीं है, और फिर स्क्रीन टाइम पे उसको खिलाते हैं। आप ये टीवी देखो, साथ साथ उसके मुंह में ठूस अनइंटेंशनली खाई जा रहा है, फिर उसका वो कहता है मेरा पेट भी नहीं भरा। तो क्या वजूहात हैं कि बच्चा खाता नहीं है, और क्या वो तरकीब है वो करें तो बच्चा खा लेगा? देखिए इसमें जो है ना, सबसे पहली बात, बच्चा खाता नहीं है तो पहला जो एक आ जाता है जी, भूख नहीं लगती। एक कॉमन ज़हन में आता जी उसको पूरी भूख नहीं लग रही, ठीक है। पहली तो ये देख लें कि भूख ना लगने की वजूहात बच्चों में क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं पाकिस्तान में, वो उनमें को ऑलमोस्ट 50-60% बच्चे आयरन डेफिशिएंट है, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी है। तो आयरन डेफिशिएंसी जब होती है तो वो उससे भूख खत्म हो जाती है। एक दूसरा, क्योंकि बच्चे अमूमी तौर पे इन बच्चों को क्या होता है कि सिर्फ दूध भी रखा जाता है, जो 6 माह के बाद ग़िज़ा ठोस ग़िज़ा शुरू होनी होती है वो नहीं होती, और जो मिल्क जो होता है वो एक ख़ास 4-5 महीने के बाद उसके अंदर आयरन कंटेंट इतना नहीं होता कि बच्चे की जो ग्रोथ के साथ वो मैच कर सके। तो फिर अल्टीमेटली जो 6 माह के बाद अगर बच्चा खाली दूध ही ले रहा होता है तो आयरन कम हो जाता है। जब आयरन कम होगा, आयरन का काम है कि ब्रेन की जो एंजाइम्स है उनमें ये काम करता है, तो भूख लगना भी एक फैक्टर होता है जो हमारी ब्रेन जो है ना वो हमें लगाती है। तो इस वजह से भी एनोरेक्सिया को बोलते हैं कि भूख ना लगना। जब आयरन डेफिशिएंट हो जाएगा बच्चा, उसको भूख नहीं लगेगी, वो जो है ना वो बाकी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो नहीं देगा। दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे हम जो ज़्यादा लाड हम ये समझते हैं कि अपने बच्चे को हमने बाजारी जो चीज़ें हैं ना वो खिला देते हैं, कि मतलब कोई टॉफ़ी ला दी, कोई चॉकलेट्स हैं, और बड़े जो भी बड़े हैं डेफिनेटली प्यार से देते हैं, ये नहीं है। लेकिन उनका नुकसान क्या हो रहा है कि देखिए, भूख हमें तब लगेगी जब हमारे अंदर ब्लड शुगर कम होगा। जब हमारे अंदर ग्लूकोज कम होगा तो भूख लगेगी। अगर हमारा बॉडी का ग्लूकोज पूरा रहेगा ब्लड का तो हमें भूख नहीं लगेगी। अगर आपने बच्चे को कोई भी जूस है, फिजी ड्रिंक है, कोई भी टॉफ़ी है, चॉकलेट है, कोई भी वो दे दिया, उसका ग्लूकोज तो पूरा हो गया जितना उसके अंदर हो रहा है। जब उसके अंदर ग्लूकोज होगा तो वो कोई और चीज़ नहीं खाएगा, क्योंकि जो माओ का खाने का मकसद होता है ना, जो घर में जो चीज़ बनी है वो खाए। तो लेकिन रोटी खाए या सालन खाए, लेकिन उससे पहले वो दूसरी चीज़ें खा चुका होता है, तो इसलिए वो बच्चे जो है वो अच्छा, कॉमन कंप्लेन ये है, बाकी सब कुछ खाता है, रोटी नहीं खाता। वो इसीलिए कि वो उसके अंदर वो पूरा हो चुका होता है। ग्लूकोज देख रहे हैं, रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो वो तो ऑलरेडी ग्लूकोज तो ले चुका है, कार्बोहाइड्रेट वो ले चुका है टॉफी की फॉर्म में, जूस की फॉर्म में, तो अब उसको जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये वजूहात हैं कि उनको भूख नहीं लगती। तो एक कोई आम सा कैसे डायग्नोज कर लें घर में कि बच्चा आयरन डेफिशिएंट है, या उसके लिए कोई टेस्ट है? वो हो सकता है, उसमें कुछ होते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं, देख के आपने, उसमें बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आपको बच्चा देखे कि पेन लग रहा है, ठीक है, पेन पीला, रंग उसका पीला सा लग रहा है, आप बच्चा इरिटेबल है, बहुत ही चिड़चिड़ा सा हो रहा है, तो और भूख नहीं लग रही, रात को नींद सही नहीं आ रही, तो प्रोबेबली वो आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। और मैंने जिस तरह बताया कि 100 में से
60 बच्चे तो हमारे वैसे ही आयरन डेफिशिएंट है। तो उसके बाद फिर आगे वो डॉक्टर आपको आयरन का सीरम लेवल भी करा सकता है, ब्लड टेस्ट भी कराएगा, तो वो उसमें आयरन डेफिशिएंसी का पता चल जाता है वैसे। बिल्कुल ठीक है। और इसका कोई ऑर्गेनिक तरीका है अद्वियात से ही बच्चों की आयरन? और इसमें देखिए कि अगर कोई बच्चा आयरन डेफिशिएंट होगा, उसमें जो पहले मैंने बात की कि जो हमने ये उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, देखना है कि बच्चा खाली दूध पे तो नहीं है, सिर्फ गाय भैंस का खाली दूध ही पी रहा है और उसने बाकी चीज़ें ठोस गज़ा नहीं खाई, तो इसका मतलब है कि वो उसकी वजह से है आयरन डेफिशिएंट है। या अगर कोई मट्टी खाता है या कोई और चीज़ है तो उसमें वर्म्स भी हो सकते हैं पेट में। तो हमने ये सारी चीज़ों को देख के इलाज करना होता है कि अगर कोई हिस्ट्री है वर्म्स की तो हम उसको बच्चे को डीवर्म भी करेंगे, पेट के कीड़ों की दवाई देंगे और उससे। लेकिन डाइटरी फैक्टर पहली एडवाइस होनी चाहिए डाइट में कि ऐसी डाइट जिसमें आयरन हो। अब ज़्यादातर लोग समझते हैं जी कि जो सेब है उसमें वो आयरन है, नो डाउट उसमें भी होता है, बहुत से फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, लेकिन ज़हन में रखेंगे सबसे जो रिच जो है ना सोर्स है वो आपका ये गोश्त है, मीट है, मीट प्रोडक्ट्स। तो मैं एडवाइस करता हूँ जो अपने पेशेंट्स हैं उनको कि आप अपने बच्चों को कीमा, जिस किसी चाहे बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, चिकन है, उसको अगर वो बोटी इस एज पे नहीं है कि बोटी खा सके, उसको कीमा बना के उसको अच्छी तरह मैश करके वो आप खिलाएं। तो एक बैलेंस डाइट देंगे तो आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी सारी बेहतर हो जाती है। इसके साथ फिर हमें डेफिनेटली हेमाटेरिक्स भी देने पड़ते हैं, अद्वियात होती है जो आयरन वाली, वो भी हम साथ देते हैं, तो उससे ज़रा जल्दी बेहतर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये ज़ाती मेरा है, वो ये है कि हम देखते हैं बगैर किसी वैक्सीन के, बगैर किसी डॉक्टर के, सर्दियों में नंगे, गर्मियों में नंगे, झुग्गियों वालों के बच्चे, कोरोना में बाहर एक भी बच्चे को ना किसी बड़े को कोरोना हुआ, ना वो बीमार होते हैं, ना उनको कोई मसला होता है। हमारे बच्चे सर्दियों में भी कवर्ड, ज़रा सा बाहर निकाला नाक उसका बहने शुरू हो गया। ये हम में और उनमें क्या फ़र्क है डॉक्टर साहब? जी ये देखें, ये बड़ी बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है और इसको समझना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी या एक कहने के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है कि देखिए जब जिन लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात ने वो नेमतें या सहूलतें नहीं दी तो वो अल्लाह की ज़ात खुद ब खुद उनके अंदर वो इम्यूनिटी पैदा कर, उसको नेचुरल इम्यूनिटी, कि उनको भी वायरसेस लगते हैं, ये नहीं है, लेकिन वो क्योंकि इस तरह ज़्यादा थोड़ी रोज़ लगते होंगे कि उनके अंदर खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनती रहती हैं, इम्यूनिटी, क्योंकि वो उनको जो वो जरासीम है वो डेली की बेसिस पे वो इनकाउंटर हो रहे होते हैं। और देखिए जो भी वैक्सीन है ना, व्हाट इज़ वैक्सीन? आप वैक्सीन क्या होती है कि या मरे हुए जरासीम होते हैं या कमज़ोर हुए जरासीम, उनको हम आपकी बॉडी में डालते हैं, बॉडी उस पर रिएक्ट करके उसके ख़िलाफ़ एक क़ुव्वत मुदाफ़त बनाती है ताकि अगर ये कोई ताकतवर जरासीम इस तरह का आए तो वो उसको कवर कर लें। तो यही जो फिनोमेना है नेचर उनके साथ करती है। अच्छा, वो नेचर उनको ट्रेन करती है और इसीलिए वो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी हमारे बच्चों से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं, बहुत साफ। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे बाहर से आते हैं, इंग्लैंड अमेरिका से, यहाँ पे जब आते हैं तो उनको अगर इन्फेक्शन होता है तो बड़ा सीवियर होता है, वो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होता। अगर कोई डायरिया होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो वो बड़ा सीवियर, क्यों कि उधर की जो एनवायरनमेंट है बहुत ही नीट एंड क्लीन है, उसमें जर्म्स कम है। इसका मतलब ये है कि हम कमज़ोर जरासीमों से लड़ते हैं, वो तगड़े वो तगड़ों से लड़ते हैं। बिल्कुल, जो पुअर लोग बच्चे हैं वो तगड़ों से, अल्लाह का सिस्टम है, ये अल्लाह का सिस्टम। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक 2 साल का बच्चा, उसके अंदर क्या क्या निशानियां होंगी तो वो ऑटिस्टिक बच्चा? देखिए मोटी हाँ, जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है बेसिकली ना, जो उसमें सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, वो मतलब अगर यहाँ पे आएगा तो वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, वो अपने उसमें खेल कूद में मगन रहेगा। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर, थोड़ा सा रेपिटेटिव बिहेवियर, एक ही काम मुख्तलिफ तरीके से कर रहा होगा। स्पीच जो है वो 2 साल का बच्चा जो है वो उसकी स्पीच डेवलपमेंट नॉर्मली हो जाती है, तो उसमें उसकी स्पीच भी डिले होगी।
तो ये जब इस तरह की निशानियां शुरू हो जाए कि सोशली वो इंटरेक्शन नहीं है, अगर बाकी बच्चे हैं उनको वो तवज्जो नहीं दे रहा, उनकी तरह खेलने की अपना मगन रह रहा है, तो वो और रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा है, तो ये उसमें फिर हम उसको बिहेवियर थेरेपिस्ट या जो इस चीज के माहिर है उनके पास रेफर करते हैं। पाकिस्तान में है डेफिनेटली डेवलपमेंटल जो बिहेवियर स्पेशलिस्ट आप शुरू हो गए हैं, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, लाहौर में है। तो ये बताइए, ये बच्चे बड़े होकर नॉर्मल जिंदगी गुजार पाते हैं या ये रहते हैं पीछे ही रहते हैं? उनमें हम ये देखें, इनमें जो डिग्रीज होती है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। जो सीवियर ऑटिज्म है उसमें तो मुश्किल होता है, बट माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म में जो है रिलेटिवली नॉर्मल, अगर उसकी साइकोथेरेपी, बिहेवियल थेरेपी और कोऑग्निटिव बिहेवियल CBT बोलते हैं, अगर अच्छी टीम मौजूद हो तो वो उनको एक रिलेटिवली नॉर्मल लाइफ बिल्कुल गुजार सकते हैं। बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छा जो है बिहेवियर थेरेपिस्ट जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को देखता है, तो उसके अपने बच्चों को चाहिए कि वहाँ पे आप रजिस्टर कराएं और करें इसको। ऑटिज्म क्या है? जेनेटिक है? किसी प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाती है या ऐसे ही हो सकता है? नहीं, ऑटिज्म अभी तक ना, ये दोनों चीजें ADHD और ऑटिज्म जो है ना, इनकी कॉज कोई एग्जैक्ट नोन नहीं है। ये कहा जाता है कि जेनेटिक इसमें फैक्टर्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ऑटिज्म का बच्चा हो सकता है अगर उसके कोई रिश्तेदार में रिलेटिव में भी ऑटिज्म है या कोई और क्लोज रिलेटिव ऑटिज्म है, ये देखा गया है। तो इससे उन्होंने इन्फ्रेंस ड्रा किया कि प्रोबेबली इसमें जेनेटिक एस्पेक्ट्स है, लेकिन सिर्फ जेनेटिक नहीं है। उसमें कहा जाता है कि अगर पैदाइश के दौरान, मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे को कोई माँ के पेट में इंसल्ट हो रिगार्डिंग जो ब्रेन को जो डैमेज करे, कोई भी एस्फिक्सिया या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो क्योंकि ये ब्रेन के साथ तल्लक है इसका, तो उसमें उन बच्चों में चांसेस होते हैं ऑटिज्म के। इसी तरह लो बर्थ वेट बच्चे हैं जिनमें जो, या ग्रोथ रिटार्डेड वाले बच्चे हैं, उनमें ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और इसी तरह कोई डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 जो बच्चे हैं, उनमें ये देखा गया कि ये ऑटिज्म रिलेटिवली ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल, ये मैं समझता हूँ पहले पूछना चाहिए था पर मैं इसको अब पूछ रहा हूँ। TB होती है, काला यरकान होता है, पीला यरकान होता है, ऐसी माएँ जिनको ये बीमारियां हैं वो अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं? हालांकि आपने पहले 3 चीजें मेंशन की हैं, लेकिन ये मैं पूछना मैं चाहता था कि मैं पूछूं आपसे। जी एब्सोल्युटली, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो हम एनकाउंटर करते हैं और इसमें बहुत बड़ी ज़्यादा मिथ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी ऐसी माओ को वो थोड़ा सा वो, मैं ये तो नहीं कहूँ मिसगाइड, वो मे भी उनको आइडिया नहीं होता, तो वो अवॉइड, वो कहते नहीं कि जो जिसको काला यरकान है माँ, वो ना अपना बच्चे को दूध ना पिलाए। ऐसी कोई बात नहीं। जो काले यरकान वाली माँ है वो बिल्कुल अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। TB वाली माँ TB की ड्रग्स ले और अपने बच्चे को दूध पिलाए, कोई हर्ज नहीं है, दूध पिलाना चाहिए उसको, और इसमें वो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। खास करके जो ये बड़ा कॉमन है कि काले यरकान वाली माओ को ना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। हालांकि काले यरकान का वो जो होता है वो ब्लड के थ्रू बच्चे के अंदर आ चुका होता है, अगर उसे आना हो, दूध से वो उसका कोई तल्लक नहीं। अच्छा ठीक है, उसका ताल्लुक ब्लड से। डॉक्टर साहब, थोड़े से साइकोलॉजिकल इश्यूज भी माएँ फेस करती हैं बच्चों के साथ। एक सवाल मुझसे किसी माँ ने पूछा कि जब भी आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को पॉडकास्ट करें तो ये प्लीज़ पूछिएगा, ये मेरा बच्चा चोरी करता है। अब वो 1-2 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा आप ले लें, अगर वो चोरी कर रहा है पैसे, तो ये दूसरों को देख के उसने हैबिट अडॉप्ट की है, साइकोलॉजिकल इशू है, या आप समझते हैं कि वो एक्सप्रेसिव नहीं, अपनी नीड बता नहीं पा रहा माँ बाप को, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जी, जो बेसिकली चोरी है या झूठ बोलना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉमन बिहेवियर है। आप कह लें कि एक ह्यूमन नेचर कह लें या एक बिहेवियर होता है, उसमें होता ये है कि जिस तरह एक हसद में, मैं थोड़ा सा पहले एक हसद जिस तरह होता है, एनवी, हसद, आप देखें ना, हसद जो है वो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसी का दूसरा भाई आ गया, पैदा हो गया,
तो आप देखेंगे कि वो बच्चा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मेरी माँ के पास ये दूसरा बच्चा कहाँ से आया। ये बिल्कुल मेरे घर में है, आपने ऑब्जर्व किया? मेरा 2 साल का बेटा है और उसकी अभी बहन है, वो 3-4 महीने की, वो उसको सही देखिए अब उसको सिखाया तो नहीं ना किसी ने, ना उसकी इतनी एज है कि उसने किया। ये एक अल्लाह ताला की ज़ात ने इनबिल्ट कुछ नेचर चीजें। माँ उसकी हमने एक दफा एक्सपीरियंस किया कि मेरी बीवी ने एक डॉल को उठाया, प्लास्टिक डॉल, तो उससे वो दूर खड़े ने शोर मचाना शुरू कर देगा, इसको उतारो। सो ये एक तो ये हसद। तो इसी तरह चोरी बेसिकली वो ये होता है कि वो नॉर्मली जो मैं समझता हूँ जो महरूम बच्चे होंगे, देखिए जिस बच्चे को हर चीज मिल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का कोई करेगा। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल उसको एक चीज चाहिए, माँ बाप ने कहा नहीं देनी है आपको, तो वो फिर कोशिश करेगा कि वो उनके बताए बगैर, या जब वो ना देख रहे तो उठा देगा। तो बेसिकली ये एक रिएक्शन होता है बच्चों में खास करके। तो ये तो जो आप कह लें कि जो वो बच्चे जो घर में रहते हैं, या वो फिर डिपेंड करते हैं कंपनी। अगर बाहर बच्चे को कंपनी ऐसी है, वो ये देखते हैं कि जी चोरी से तो हमें वो भी चीज़ मिली है, बगैर कुछ दिए, बगैर पैसा खर्च किए मिल रहा है और एंजॉय कर रहे हैं, तो ये एक भी इफेक्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि उस बच्चे की कंपनी कैसी है। फिर जिस तरह साइकोलॉजिकल एक बड़ी एक रेयर सी कंडीशन होती है, उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। क्लेप्टोमेनिया ये होती है कि जब बच्चे का दिल करता है मैं चोरी करूं, ठीक है ना, उसको ये नहीं कि कमी होती है, बस वो उसको ये बस दिमाग में कि मैंने चीज बगैर बताए उठानी है, उससे वो प्लेयर फील करता है, ये फील्स प्लेयर। तो ये सारी है, लेकिन मोस्टली मैं आई फील कि इसमें महरूमी का इफेक्ट ज्यादा है, और जो पेरेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे को हैंडल नहीं कर रहे मोस्ट ऑफ। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या उम्र है जिस उम्र तक बच्चे को कुछ भी नहीं कहना, और किस एज से बच्चे को 1-2 लगा सकते हैं या डांटना चाहिए? आप एडवाइस करेंगे नहीं यार अब इसको डांटो, क्या वो लिमिट है कि जिस लिमिट तक उसकी ख्वाहिशात को पूरा करें, और क्या वो लिमिट है जहां पे उसे कहें कि नहीं ये चीज तो मैं नहीं लेके देनी? ये कब से स्टार्ट करें? अच्छा, ये जो है वो काफ़ी कह लेंगे, आप कह रहे कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ है, हर एक की राय मुख्तलिफ हो सकती है। मैं तो अपनी राय दूंगा, इसमें कोई ऐसी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन क्योंकि ये साइकोलॉजिकल उसमें देखिए बात ये है कि हर बच्चे की हर नाजायज़ ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करनी ज़रूरी है। मैं आपको ये कहूँगा कि नाजायज़ ख्वाहिश नहीं पूरी, उसको समझाना चाहिए, मतलब नहीं अब 2 साल का नहीं समझता। देखिए 2 साल आपने बताया, तो उसको आप फिर भी उसको आपने मारना नहीं है, मतलब वो चीज़ वो क्योंकि वो जो आपने जो उसको डांटेंगे या मारेंगे या जो भी थप्पड़ लगाएंगे व्हाटएवर, वो उसके ब्रेन में नक्श हो जाएगा। ये ज़हन में रखना है कि जितना बच्चा छोटा होगा उसका ब्रेन कंप्यूटर है, वो चीज़ों को बड़ी जल्दी वो चीज़ों को पिक कर रहा है। मैं वो चीज़ जब मैंने पहली बात स्टार्ट की थी ना, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, तो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो यही कहते हैं कि इस एज में बच्चे के जो न्यूरॉन्स है ना बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। ब्रेन की न्यूरॉन्स की जो आपस में जो कह लें कि ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से डेवलप होती हैं। तो वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने बड़े तरीके से उसको हैंडल करना है, उसको प्यार से समझाना है। तो मेरा ख्याल है कि चाहे आप मारेंगे भी तो वो एक खौफज़दा हो जाएगा, वो फोबिया का शिकार हो जाएगा, वो फिर आपसे डरेगा फॉर द होल लाइफ, मे बी होल लाइफ, ठीक है, कि आपसे सहम जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो फिर अंडरमाइन हो जाएगी। तो किस उम्र में लगा सकते हैं? लगाना तो हमें तो जब भी पीछे जहां तक नजर दौड़ती है पड़ती आई है दादा, आप तो ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि जितना आप बच्चे को आजकल देखें ना, देखिए हमारे में और वेस्टर्न में जो कल्चर है उसमें फ़र्क ज़्यादा यही है कि वहाँ पे आपने देखा है कि बच्चों को आप नहीं मार सकते, बीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस लेवल प्लस जो चीज़ें उनकी कोई वो है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते रिलीजियसली या बाकी सोशली भी, बट स्टिल अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें वो इसलिए
वो जो है वो ग्रो की है बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में। हमारे यहाँ पे जो है ना वो इस तरह मार मार के भी और डर सहम के बच्चे की पर्सनैलिटी मेरा फुल ग्रो नहीं करती। मैं उसके हक में नहीं। आप इसे ठीक है, हम अक्सर बच्चों को डरा लेते हैं, भाई ये करोगे तो बाहु आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, कोई और नाम ऐसा हमने रखा होता है डरावना सा कि ये आ जाएगा, वो बच्चा फौरन जाके वो काम छोड़ देता है। ये बात ठीक है, ये गलत? बिल्कुल, मैं तो इसके गलत खिलाफ हूँ। ये आप फोबिया डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वक्ती तौर पे तो हो गए, लेकिन आपने अगर आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं ना, जो आपने सुना होगा कि बंदा एक क्लोज जगह पे है, दरवाज़ा बंद हो जाए उसको एंजाइटी हो जाती है, बंदा हाइट पे चला जाता है, पानी से एंजाइटी हाइट, तो ये फोबियाज होते हैं। और ज़्यादातर देखा है कि ये बचपन में ये चीज़ें डेवलप हो जाती है। आप उसको भाई अंधेरे से डरा, जिन आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, तो वो बच्चे फिर रात को भी जब अकेला सोते हुए डरते हैं, वो फिर क्या ढूंढते हैं कोई साथ अम्मा सोए या कोई बहन भाई कोई भी इस तरह। तो ये फोबिया एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो हम इसको सख्त जो है ना वो कंडेम करते हैं कि इस तरह की बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। उनको अगर आपने कोई समझानी है चीज़, तेरा सम अदर वेज के बड़े अच्छे तरीके से भी आप कोई उसको रिवार्ड दे के, कोई गिफ्ट दे के, कोई प्यार से समझा सकते हैं। डराना जो है वो नेगेटिव फैक्टर है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे के ब्रेन के लिए। ओके, मैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ये है, उसमें मेरी अकल ये कहती है कि एक बच्चा जो इतना छोटा है ना बाप को रिकग्नाइज करता है, माँ की उसको बस पहचान होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको अकेला नहीं लटाना, वो डर जाएगा। सोए हुए बच्चों को ख्वाब में परियां आती हैं या और क्रीचर्स वो देखते हैं, तो क्या बच्चे ड्रीम करते हैं और ड्रीम्स में डरते हैं? वाकई अकेले में उनको रखना ये प्रॉब्लमेटिक है या बच्चे को अनअटेंडेड छोड़ सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल बच्चे को जो है वो एक नॉर्मल एज के बाद मतलब आप आराम से अपने जिस तरह कॉट होती है, हाँ, उसमें आप रखना चाहिए इंडिपेंडेंट। और देखिए ये जो डरना है वो आइट्रोजेनिक, हम खुद जब बच्चों को दिखाते हैं ना कार्टून्स और डिफरेंट किस्म की जो गोस्ट किस्म की जो फिल्में हैं और ये कार्टून्स वगैरह हैं, वो ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं। अगर आप वो चीज़ माइनस कर दें तो ड्रीमिंग तो नॉर्मल होती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ये हम खुद उनके जेहन में डालते हैं, चाहे हम उसको बातों से डराएं कि जिन्न आ जाएगी, चुड़ैल आ जाएगी, ये जो मैंने पहले बात की है, तो वो फिर उनके जेहन में रात को फिर वो ये समझते हैं कि जिन्न आ गया, चुड़ैल आ गई। या फिर वो कोई कार्टून ऐसा देखेंगे कि जिसमें वो कोई बहुत ही खौफनाक किस्म के वो कैरेक्टर बनाए होते हैं, तो वो भी उनके आते हैं। ये हमारे पास बच्चे आते हैं जब रात को वो फिर डर जाते हैं कि वो आ गया, जो भी कार्टून कैरेक्टर था वो इस तरह फिर बता जाए। डॉक्टर साहब, अब मैं इसी पे आने वाला था, स्क्रीन टाइम बच्चों का, कार्टून देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, इसमें भी कैटेगराइज है। कुछ वेस्टर्न कार्टून है, फिर वो माँ कहती है, एक्सक्यूज ये देती है कि नहीं हम उसे वो वाले नहीं दिखा रहे, हम तो अब्दुल बारी दिखा रहे हैं, तो देखो कुरान की आयत सुना रहा है, ये तो ये अहादीस सिखा रहा है। और 2 साल का बच्चा जिसको अपना नाम नहीं लेना था आंखें खोल के देख रहा है। सो इज इट गुड? और क्या लिमिट है कि एक बच्चे को इतना स्क्रीन टाइम दे दें या फिर इसको बिल्कुल जीरो करना चाहिए? बाय द वे मेरे बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 है। ये मैं कहूँगा अच्छी बात है, थैंक यू। उसकी रीज़न ये है कि इसका जब आपने स्टार्ट कर दे फिर लिमिट कोई नहीं है। उसकी रीज़न है बच्चे को जब देंगे ना फिर उससे हाथ से लेना बड़ा मुश्किल। हाँ जी, ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ बात करूँ आपको कितना, तो मैं कहूँगा 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम 24 घंटे में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो वो उसकी जो रेज है और उसकी वो इफेक्ट है बच्चे की आंखों पे, ब्रेन पे पड़ेगा, उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, उसकी साइकोलॉजिकल जो ग्रोथ है वो देखा गया कि जो एंजाइटी डिप्रेशन बच्चों में वो इसकी वजह से भी ज्यादा स्पीच डिले भी हो सकता है। अपन स्पीच डिले इज नॉट दैट मच इस तरह डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसकी वजह से। तो वो फिर 1 घंटा जो है वो प्रॉब्ली रिकमेंडेड होता है कि इससे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों में एक ओवरऑल सिनेरियो ये है कि इसको 4 साल की उम्र में ना, या अब 3 साल में, फिर उससे पहले चलें आप वो आ गया है कि जनाब सारा दिन डे केयर वाले स्कूल हैं, या चले उसमें एक्टिविटी कर लेगा फिर इधर डाल दें। ये बच्चे को स्कूल डालने की, हम तो 6 साल के जाते थे,
अब मेरी बेगम मुझे कह रही है 4 साल के को डालना है, मेरा हौसला नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ नहीं जी 6 साल पढ़ना ही है ना, बसते ही टंगड़े ने उन्होंने तो पढ़ लेंगे, तो कहते नहीं 4 साल का डालेंगे। आप बता दें बच्चे की ज़हनियत पे असर पड़ेगा उसका अगर उसे जल्दी दाखिल कर देंगे? जी डेफिनेटली। उसमें ना बड़ा जो देखना ये है कि आप कौन से स्कूल में और किस लेवल पे क्या चीज़ के लिए डाल रहे हैं। अब कुछ स्कूल हैं वो प्ले ग्रुप होते हैं। हाँ जी, ठीक है, प्ले ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अब एक्टिविटीज देखनी है, अगर तो वहां जाके बच्चे ने सिर्फ बाकी बच्चों के साथ खेलना है तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आप 3.5 साल 4 साल का डाल सकते हैं। ये ना हो कि बर्डन ना हो कि उसको साथ ABC भी पढ़ा रहे हैं और फलाम, वो नहीं। अगर तो हाली प्ले ग्रुप में हाली प्ले होना है तो 4 years इज ओके, बट 5 years जो होता है वो एक रिलेटिवली सेफ एज है जब आप बच्चे को नॉर्मल स्कूल में जो है वो पढ़ा सकते थे। उस टाइम तक उसका ब्रेन इतना अच्छा डेवलप हो चुका होता है कि वो जो करिकुलम है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे मट्टी खाते हैं अक्सर। कई लोग तो कहते हैं ठीक है क्या होगा इससे तो कुछ नहीं होता, कई कहते हैं कीड़े पड़ जाएंगे पेट में, कुछ हो जाएगा। मट्टी खाना जो है ये बच्चे के लिए नुकसानदेह है भी या नहीं भी, कैसा है? कुछ गोरे तो कहते हैं मट्टी में खेलो, वो खेलेगा दिखाएगा, तो क्या मतलब इसके बारे? मट्टी में खेलने में तो कोई नुकसान नहीं है, हम खुद मट्टी के बने हुए हैं, मट्टी ही भोजन है, तो वो तो कोई नुकसान नहीं है। मट्टी खाना बेसिकली जो है ना वो एक खास वजह से होता है कि मट्टी वो बच्चे खाते हैं, या सिर्फ मट्टी नहीं, मट्टी, चूना, कपड़ा, वो और चीज जो ऐसी चीजें हैं जो नॉन एडिबल, जो खाने वाली नहीं होती है, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं पाइका, कि वो चीजें जो खाने वाली नहीं है लेकिन बच्चा जो है वो उसको खाने उसको दिल करता है। अच्छा, ये बड़ी हम समझते हैं कि बच्चों को हम मना करेंगे ना, हमें भी आगे कहती है माए, और जी डॉक्टर साहब मैंने मना करो ना, मिट्टी खांदा है तो आड़ा कीड़े ना। मैं फिर उनको बताता हूँ कि ये उस बेचारे की बस की बात नहीं है, इसको क्रेविंग होती है। क्रेविंग होता है कि बहुत ज़्यादा उसका दिल करता है। ये यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी में होता है कि आयरन जब डेफिशिएंट, जो मैंने आपको क्या बताया, जब आयरन क्या करता है ब्रेन के एंजाइम्स जो को में काम आते हैं, तो ये कुछ फिनोमेना ऐसा होता है कि ब्रेन में जब आयरन डेफिशिएंट होता है तो ब्रेन इसको क्रेविंग कराता है मट्टी के लिए। तो उसमें फिर हमें पता चलता है कि ये बच्चा आयरन डेफिशिएंट है, उसको हम आयरन की जो मेडिसिन देते हैं, आयरन वाली डाइट एडवाइस करते हैं, तो विद इन 3 to 6 मंथ माशाल्लाह बेहतर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है 7वें महीने में, 8वें महीने में, तो इसमें एक मिथ है कि जो 8वें महीने में बच्चे पैदा होते हैं वो नहीं बचता जी, या 7वें वाला, शायद आप बेहतर बता सकेंगे। तो ये क्या, ये मिथ दुरुस्त है या गलत है, और ये चलती पैदाइश क्यों हो जाती है? जी, ये जो देखे ना, ये मिथ है, ठीक है, कि 8वें वाला नहीं बचेगा, 7वें वाला बचेगा, बल्कि उल्ट होता है। ठीक है, उसकी रीज़न बताता हूँ। एक तो जो आपने बताया है कि क्यों पैदा हो जाते हैं, तो जो प्री मेच्योर डिलीवरीज होती हैं वो उनकी बहुत सी वजूहात होती है, दोनों वजह, एक तो मैटरनल कि माँ की वजूहात, और एक है बच्चे की वजूहात। कि माँ में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे मुल्क में जो माओ पे जो है ना वो तवज्जो बहुत कम दी जाती है, माँ की ग़िज़ा पे। और इवन ये स्टार्ट हो जाता है जब इवन लड़की होती है तो हम लड़कों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक घर में अगर लड़की है और बहन भाई हो तो भाई की ग़िज़ा ज़्यादा अच्छी होगी, बहन की कम होगी, हालांकि उसने आगे नस्ल चलानी है। तो वो जो कमज़ोरी लेके चलती है वो बच्ची जब वो माँ बनने वाले अमल में आती है तो वीक होती है। हमारे माँ कोई 60% जो हमारी ख़वातीन है विटामिन D डेफिशिएंट है, और तकरीबन इतनी ही आयरन डेफिशिएंट है, उनका स्ट्रक्चर कमज़ोर। फिर जब कमज़ोर माँ जब हमल उसको होता है तो उसके अंदर फिर बच्चा भी कमज़ोर होने का रिस्क होता है। फिर इसी तरह अगर उसकी जो मैरिज की एज है अगर वो 18 साल से कम होगी तो उसमें भी रिस्क जो प्री मेच्योर बर्थ का बढ़ जाता है। अगर माँ को और बीमारियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल माँ को शुगर की बीमारी है, माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो इनमें जो प्री मेच्योर बर्थ्स बढ़ जाती हैं। और अगर बच्चे के अंदर डिफेक्ट्स हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट्स, जिस तरह मैंने बताया कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो बैक पे जो पीछे कमर में जो फोड़ा होता है वो वाले डिफेक्ट्स हों, कंजेनिटल क्रोमोसोमल या जेनेटिक्स डिफेक्ट्स होते हैं,
तो वो बच्चे भी जो है वो फिर प्री मेच्योर पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते। तो नहीं, आप बता रहे थे कि उल्ट है, 8वें वाले को नहीं 7वें वाले को ज्यादा। जी, उसकी वजह ये है कि जो अल्लाह ताला की ज़ात में एक सिस्टम है, बच्चा जो डिलीवर होता है, पहले बच्चा बिल्कुल गोश्त का छोटा सा लोथड़ा होगा, फिर आस्ता आस्ता आर्गन बनते हैं, फिर सारे उसके अंदर अज़ा बनेंगे डिफरेंट। तो जो मेच्योरिटी आती है वो आखिर पे आती है, जो खास करके जो जिस बच्चे ने जिंदगी देखिए जो माँ के पेट के अंदर होता है उसको जो ऑक्सीजन मिल रही होती है वो माँ की जो नाड़ है ना, नाड़ों से, खून की नाड़ियों से मिल रही होती है। जब बच्चे ने बाहर आके खुद सांस लेना है, उसने अपने फेफड़े के पनपोते पे लेना है। तो जो फेफड़ा मेच्योर होता है ना वो 7 माह के बाद होता है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। 7 मंथ 28 वीक्स के बाद फेफड़े के अंदर एक कह लें कि मैलूल होता है, हम अपनी जुबान में सर्फेक्टेंट बोलते हैं, जो फेफड़े को खोलता है कि जब बच्चे ने सांस लेना है फेफड़ा खोलना है, वो 7 माह के बाद होता है। अगर 7 माह या उससे पहले बच्चा पैदा होगा वो फेफड़ा खुलेगा नहीं, तो बच्चा जैसे ही पैदा होगा वो बिल्कुल ब्लू होगा, सांस नहीं आएगी। तो ज़्यादा चांस है अगर अच्छी कोई आपस केयर नहीं है, नर्सरी केयर या उस, तो फिर उसकी ज़िंदगी के जो ज़्यादा चांसेस नहीं होते। जबकि 8 माह का बच्चा, उसमें ये मैच्योरिटी कुछ हद तक आ चुकी होती है। बाकी उसमें और कोई बल्कि वो 7 माह से बेहतर होता है, तो इसलिए उसके चांसेस इससे बेहतर होते हैं। एक चीज, 2 चीजें, 3 चीजें, 4 या कुछ भी आप रिकमेंड कर दें कि बच्चों को घर में ये इस्तेमाल करवा लो ना, आपके बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे, ठीक रहेंगे, वो क्या? देखें, ये क्या है कि आप इस पॉडकास्ट का नटशल ही हम इसको कहेंगे कि अगेन मेरी जो पहली बात ये है कि अपनी बच्चियों का खास ख्याल रखें, अपनी बच्चियों की ग़िज़ा को बेहतर करें, फिर जो हमल वाली माँ है उनको मुतवाज़न ग़िज़ा दे, ताकि जो बच्चा अंदर पैदा हो रहा है वो एक हेल्दी बच्चा पैदा हो। जब बच्चा डिलीवर हो तो उसको प्रॉपर किसी अच्छी जगह पे डिलीवर होना चाहिए जहाँ पे सारी सहूलियात मौजूद हो, ठीक है। उसके बाद माँ को चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक 2 साल तक अपना दूध पिलाए। 6 माह के बाद उसको ठोस ग़िज़ा शुरू कर दे, जिसमें दही, केला, चावल, सारी जो नरम ग़िज़ाएँ, और आस्ता आस्ता उसको 6 से 8 माह पे थोड़ी सी सेमी सॉलिड ले जाए, 10 माह पे थोड़ी सी ठोस ग़िज़ा शुरू कर दे। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने सब्जियां और फ्रूट पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, और जब 1 साल का हो जाए तो उसको आप बाकी घर वाली ग़िज़ा और जिसमें मीट प्रोडक्ट्स भी आ जाए, तो मतवाज़न ग़िज़ा, माँ का दूध 2 साल तक, वैक्सीनेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी जो वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं हमारे पाकिस्तान में वो सारे लगाएं, ताकि जो जितनी भी बीमारियां हैं जो उससे बच्चा बच सकता है। और अगर हेल्दी डाइट खाएगा तो वो इंशाल्लाह हमारे पास नहीं आएगा। हेल्दी डाइट खाएगा वो हमारे पास नहीं आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज ए ग्रेट सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी इस गुफ्तगू से लाखों लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे, वो अपने बच्चों की बेहतर केयर कर सकेंगे। माँओं के लिए जो आपने पैगामात दिया, ख़ास करके जिस तरह से आपने ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया, मैं ये समझता हूँ बच्चियों को समझने में आसानी होगी कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर चिल्ड्रन। और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करीम भी इसका आपको अजर देंगे। थैंक यू सो मच अपने आप को वॉलंटियर करने के लिए इस पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई कि आपने भी हमें इनवाइट किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मैं समझता हूँ कि एक सदका जारिया है कि अगर हमारी बातों से अगर हमारी माएँ बहनें जो हैं उनकी सेहत बेहतर हो, हमारे जो बच्चे हैं उनकी सेहत बेहतर हो, तो आई थिंक हमारा जो आज का जो टाइम है ये मेरा ख्याल है ये बेहतर जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।